नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सस्क। आज बात विभाग में चर्चा करने से पहले हम लोग कुछ बड़ी खबरों पर, कुछ चर्चित खबरों पर और कुछ रोचक खबरों पर बात कर लें। कई रोचक खबरें हैं। एक रोचक खबर कल से ही तैर रही है कि एक महिला उत्तर प्रदेश में 25 स्कूलों में पढ़ाती थी और एक साल के अंदर उसने 1 करोड़ रुपए तनख्वाह ले ली। ये एक रोचक खबर है। दूसरी रोचक खबर जिसमें थोड़ी पीड़ा का भी एहसास है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से जो मजदूर आए और उनमें जो महिलाएं आई, गर्भवती महिलाएं जो आई, उनमें 36 ने ट्रेनों में ही बच्चों को जन्म दिया। पहले बता चुके हैं कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 80 मजदूरों की मौत हो गई। गर्भवती महिलाओं ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 36 बच्चों को जन्म दिया। तीसरी रोचक खबर यह कि हावड़ा यानी पश्चिम बंगाल में एक ऐसी शादी हुई कि शादी के दूसरे ही दिन पति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और पत्नी को क्वारंटाइन करना पड़ा। ये कुछ रोचक खबरें हैं। इसी रोचक खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, खास करके केंद्र और राज्य सरकारों को, साफ साफ कहा है कि 15 दिनों से अधिक अब न लगाएं प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने में। 15 दिनों के अंदर पहुंचा दें। लेकिन जो 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन पर हम लोग बाद विभाग में चर्चा करेंगे। पहला कि आप सबको अभी तक अलग अलग कोणों से सूचनाएं मिल चुकी होंगी कि केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस वित्तीय वर्ष में, यानी वित्तीय वर्ष 2020-21 में, अब मार्च तक, सीधे सीधे जोड़िए कि अगले साल मार्च तक कोई भी नया काम केंद्र सरकार नहीं करेगी। ये सीधे सीधे कोविड-19 यानी कोरोना का कहर है कि केंद्र सरकार को अपनी नई योजनाओं पर विराम लगाना पड़ा है, उनको रोकना पड़ा है। दूसरी एक चर्चित खबर बिहार से है। बिहार से वो चर्चित खबर राजनीति से भी जुड़ती है। प्रशासन की लापरवाही कहें या सच में सच्चाई बाहर आ गई है, यह भी हो सकता है। आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप उसका निष्कर्ष निकालें, सोचें, समझें कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। 29 मई 2020 को बिहार के पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलाधिकारियों और एसपी को एक पत्र भेजा। बड़ी रोचक है। उस पत्र में साफ साफ कहा गया कि जो प्रवासी मजदूर बड़े पैमाने पर बाहर से आए हैं, उन सबको रोजगार दे पाना, एक शब्द का इस्तेमाल हो, वांछित रोजगार, यानी वो जो चाहते हैं उस तरह का रोजगार दे पाना सरकार के बस की बात नहीं है। इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यानी वो चोरी करेंगे, छिनताई करेंगे, मारपीट करेंगे, लूटपाट करेंगे। इनडायरेक्ट वे में अगर कहें तो ये सब आशंका उन प्रवासी मजदूरों को लेकर पुलिस मुख्यालय ने जताई और इसका एक पत्र सबको भेज दिया। जब यह पत्र कहीं से लीक हुआ तो 5 जून को फिर पुलिस मुख्यालय ने कहा कि भूलवश वह पत्र जारी हो गया था, उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। बिहार में सब लोग जानते हैं कि इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। एक एक छोटी चीजें सरकार की ओर से जो कमियां होंगी, जो गड़बड़ियां होंगी, उसको विपक्ष बनाने की भरपूर कोशिश करेगा और इसको लेकर विपक्ष ने अपना अभियान छेड़ भी दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विपक्ष इसको हथियार बनाएगा और खास करके उन प्रवासी मजदूरों को उकसाने के लिए, उनको बरगलाने के लिए, उनको पटाने के लिए या उनको अपने पक्ष में करने के लिए विपक्ष इस पत्र का हवाला देकर, और उसके आईटी विंग के लोग सक्रिय भी हो गए हैं, सोशल मीडिया पर वो चीजें बिखर भी रही हैं, फैल भी रही हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि सरकार सबको वांछित रोजगार दे पाने की स्थिति में नहीं है।
यानी बार बार जो नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार के लोगों को अब वापस जाने की जरूरत नहीं है, उनको सबको रोजगार यहीं देंगे, उनके स्किल मेजरमेंट करवा रहे हैं, स्किल मेजरमेंट के हिसाब से उनको काम देंगे, रोज समीक्षा बैठकें हो रही हैं, रोज वो अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। लेकिन उन्हीं में से एक आला अधिकारी जो पुलिस मुख्यालय का प्रधान होगा, उसने यह पत्र जारी कर दिया कि सरकार सबको वांछित रोजगार दे पाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है, आप इसके लिए अपनी स्ट्रेटेजी रणनीति बनाएं। हालांकि बाद में उन्होंने उस पत्र को वापस लिया। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि सरकार या सरकार की मशीनरी जो है उसकी मंशा क्या है, यह जाहिर हो गया। दूसरी चीज, मैं बार बार यह बात कहता हूं कि सरकार ये वादा करती है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि अब किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जाना होगा तो आप हमारे यहां पुलिस से परमिशन लेके जाएंगे। झारखंड जैसे छोटे स्टेट ने यह कह दिया कि अब कोई बाहर जाएगा तो यहां रजिस्टर्ड करा के अपने को जाएगा, यहां से परमिशन लेके जाएगा। लेकिन बिहार की सरकार बार बार सिर्फ यह आश्वासन देती रही, खास करके मुख्यमंत्री यह आश्वासन देते रहे कि सबको रोजगार देंगे, सबको यहीं रखेंगे, किसी को नहीं जाने देंगे। लेकिन उनके ही एक महकमा, पुलिस महकमे ने सच्चाई को उजागर कर दिया अपने एक पत्र के माध्यम से, जो 29 मई को जारी हुआ कि सरकार सबको वांछित रोजगार दे पाने की स्थिति में नहीं है और ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था की नौबत आ सकती है, बिगड़ने की स्थिति पैदा हो सकती है। तो आप लोग रणनीति बनाएं और एहतियातन अपनी तैयारी रखें। यह सरकार की मंशा है। अगर अब ये कोई कहे, इस बात को कोई उठाए, इस बात की ओर इंगित करे, छोटी छोटी चीजें हैं कि आप जो कुछ करते हैं, कल पता चला कि 85,000 करोड़ 8,500 करोड़ क्वारंटाइन सेंटर और कोविड-19 से निपटने में बिहार की सरकार ने खर्च कर दिए हैं। क्वारंटाइन सेंटरों पर एक आदमी पर 5,550 पर हेड के हिसाब से, प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च हुए हैं। 5,450 रुपए में 14 दिनों में जिस तरह के भोजन परोसे गए, जिस तरह का खाना लोगों ने खाया, अगर घर नजदीक नहीं होता, घर से लोगों के भोजन नहीं आता, तो शायद किसी को भी बाहर से घर लौटने का फर्क ही पता नहीं चलता कि वो बाहर रास्ते में पैदल आ रहे थे भूखे, या ट्रेनों में 5-7 दिन की यात्रा करके भूखे आए। वही नौबत यहां भी है, घर में आकर यह पता नहीं चलता। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जब ऐसी आपदाएं आती हैं, बिहार इसके लिए बदनाम रहा है कि जब बाढ़ आती है, जब जल जमाव की स्थिति आती है, तो लाखों करोड़ों रुपए इस नाम पर अधिकारी और उनसे जुड़े हुए तमाम एक नेटवर्क होता है जो दिखाता है कि हमने खर्च किया, लेकिन वास्तव में वो खर्च होता नहीं है, जमीन पर काम नहीं दिखता है। बालू भराई, नहर टूट गई, बांध टूट गया, 500 ट्रक बालू की बोरियां वहां गिरानी है। बोरियां गिरती नहीं है, बालू के बांध टूटता है, पानी बहता है, लोग डूबते हैं, जानवर मरते हैं, ये सब कुछ होता है। तो जहां ये लूट आजमाया नुस्खा है जिस बिहार में, वहां तो कोविड-19 जैसी आपदा एक बड़ा अवसर है। और भी कई चीजें हैं। औषधि निर्माताओं ने वहां एक सवाल उठाया बिहार के, उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बारे में जब यह गाइडलाइन केंद्र की ओर से, केंद्रीय औषधि नियंत्रण बोर्ड की ओर से ये जारी हुआ कि 3 दिनों के अंदर स्थानीय औषधि निर्माता सैनिटाइजर का निर्माण करें। वहां लोगों ने आवेदन किया तो उस आवेदन का प्रोसेस 1 महीना 45 दिन तक घूमता रहा। अंततः लोगों को हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने कहा तब 1 महीने के बाद आपने वो परमिशन दिया। नतीजा ये हुआ कि बाहर की कंपनियों का माल बिहार में आ गया। ऐसे नहीं आया, उसके पीछे भी तर्क है। ऐसे ही जो कोरोना जांच के किट की खरीद का मामला है, जिसमें एक आरोप लगा कि संजय कुमार, उसके जो स्वास्थ्य सचिव थे, हटाए गए,
उसके बारे में जो दस्तावेज हैं कि यहां भी उसको रिजेक्ट किया, कुछ विभागों ने उसको रिजेक्ट किया। वो एक जगह से रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन उस रिजेक्शन के बावजूद कुछ लोगों ने, कुछ मेडिकल कॉलेजों ने कहा कि नहीं ये ठीक है, और वो खरीदारी हुई और बड़े पैमाने पर वो खरीदारी हुई है। करोड़ों रुपए का वो घपला है। ये सारी चीजें जांच के दायरे में आती हैं। अब चूंकि जांच का दायरा कुछ नहीं हो सकता है, सामने चुनाव है, 5-6 महीने चुनाव में बचे हैं, 4 महीने, चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। अंतर इतना ही है कि इस बार थोड़ा सा चुनाव की तैयारियों का रास्ता बदल गया है। अमित शाह ने भाजपा की ओर से जो रैली का, एनडीए की ओर से जो रैली कहा तो भाजपा का जाता है, लेकिन एनडीए की रैली भी माने तो पहली रैली जो होगी वो डिजिटल रैली होगी, जिसमें 1 लाख लोग शामिल होंगे। लेकिन हम उसको भाजपा की रैली इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं को अमित शाह ने ये निर्देश दिया है कि आप 50-50 की संख्या में 1 लाख लोगों को पूरे राज्य से अलग अलग समूहों में इकट्ठा करें और अमित शाह का संबोधन वो लोग सुनेंगे और वही संबोधन आम जनता के बीच लेके जाएंगे। ये डिजिटल युग का एक कमाल है। ऐसी चीजें हो तो अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए, लेकिन यह एक राजनीति का अवसर है और इस राजनीति के अवसर पर ऐसी चीजें होती हैं। ये एक अलग पहलू है जिस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज जिन चीजों पर हमको बात करनी थी कि केंद्र सरकार ने अपनी सारी नई योजनाओं को रोक दिया। बिहार सरकार ने ऐसा कमाल कर दिया कि एक ही पत्र जारी होता है, फिर वो पत्र हफ्ते भर बाद निरस्त होता है और सच्चाई उजागर भी हो जाती है। अब इसमें अधिकारियों की मंशा क्या है? सरकार की जानकारी में ऐसी चीजें हो रही हैं या गैर जानकारी में हो रही हैं? अगर गैर जानकारी में हो रही हैं तो ऐसे अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, यह भी लोगों को बताने की जरूरत है। एक सवाल बार बार उठ रहा है, इस पर आज तक आधिकारिक तौर पर कोई सफाई देने के लिए नहीं आया कि जो पप्पू पांडे, जो गोपालगंज में हत्याएं हुई, 3 हत्याएं हुई या 4, उसके बाद रिटेलिएशन में भी 1 हत्या हुई, उस हत्या में उनका नाम बार बार आ रहा है। वो जदयू के एमएलए हैं, उनको आरोप ये लगा रहे हैं तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता हैं और अपने को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते हैं अपने दल की ओर से। वो अब बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पप्पू यादव की उसमें भागीदारी है, लेकिन न पप्पू यादव सामने आके ये बात कबूल कर रहे हैं और न उनकी गिरफ्तारी हो रही है। ये बड़ा वेग मामला है। तो ऐसे मौके पर खास करके जो मेरा इशारा था कि चुनाव के मौकों पर छोटे छोटे मुद्दे, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियां विपक्ष के लिए बड़ा हथियार बन सकती हैं और यह सत्ता के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यह सत्ता में बैठे लोगों को समझना चाहिए। आज की बात विभाग में इतना ही, फिर हम लोग चर्चा करेंगे कल। नमस्कार।